अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डॉक्टर टीचर। एक बार फिर डॉक्टर टीचर चैनल में आपको खुशामदीद। आई एम हम्माद अहमद सिद्दीकी। मैं यहाँ पर फ़िज़िक्स के लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमारी एम कैट और ई कैट की लेक्चर की सीरीज़ जारी है। इसी हवाले से हमारे 2 लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, जिसके अंदर हमने जो है वो चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर का जो शुरू के हमारे टॉपिक्स हैं हमने उसको डिस्कस किया। आज हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे और ये हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा। लेक्चर नंबर 3 में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर लेक्चर नंबर 3 में सबसे पहले लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि लॉज ऑफ मोशन किसने दिए थे, किस नाम से जो है ये जो फेमस हैं। तो आप सबको ये मैं बताता चलूँ कि लॉज ऑफ मोशन जिस साइंटिस्ट ने दिए थे उसका नाम था न्यूटन, और ये लॉज जो हैं वो न्यूटन के नाम से ही मशहूर हैं, जिसको हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है लॉज ऑफ मोशन। तो ये लॉज ऑफ मोशन भी न्यूटन्स के साथ जुड़े हुए हैं और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इनको कहा जाता है। इससे पहले मैं लॉज ऑफ मोशन की तरफ जाऊँ, मैं आपको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको बताना चाहता हूँ। देखें, आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 3 के अंदर और मैट्रिक में चैप्टर नंबर 4 के अंदर मोशन एंड फोर्स में आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़े और आपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी पढ़ा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आपने ऑब्जेक्ट की मोशन और रेस्ट की हालत को पढ़ लिया, लेकिन इन लॉज से पहले भी एक साइंटिस्ट ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने इसके ऊपर बहुत वर्क किया और उसके बाद न्यूटन्स ने इन लॉज को मॉडिफाइड फॉर्म में पेश किया। तो वो साइंटिस्ट कौन से थे जिन्होंने इस लॉज के ऊपर जो है वो बहुत वर्क किया? तो ये इनका नाम था गैलीलियो। गैलीलियो ने ये बात कही थी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत से मोशन परफॉर्म करता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म करे तो वो मोशन परफॉर्म करते हुए एक वक्त ऐसा आएगा कि वो ऑब्जेक्ट या बॉडी जो है वो रेस्ट में आ जाएगी या वो रुक जाएगी और उसकी मोशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। गैलीलियो ने जब ये बात कही तो उसकी बात उस वक्त तक जो है वो बिल्कुल सही थी और उस बात को जो है वो समझा भी गया और उसको एक्सेप्ट भी किया गया कि गैलीलियो ने जो बात कही वो बिल्कुल सही है। लेकिन जब न्यूटन्स ने इस लॉ के ऊपर जो है वो वर्क किया और इसको स्टडी किया और ऑब्जर्वेशंस की और कुछ इसने एक्सपेरिमेंट्स किए, तो उसने न्यूटन्स ने ये बात एक मुख्तलिफ़ तरीके से कही। वो मुख्तलिफ़ तरीका क्या था? उसने ये बात कही कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म कर रहा है तो वो मोशन परफॉर्म करता रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में मौजूद है तो वो रेस्ट की हालत में ही रहेगा। ये बात न्यूटन्स ने क्यों कही और उसके पीछे उसने कंडीशंस क्या दी, वो कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। उसने सपोज़ करें एक बाईसाइकिल है, उसने एक एग्जांपल दी और उस एग्जांपल को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि अगर एक बाईसाइकिल है और उस बाईसाइकिल के ऊपर लगने वाली फोर्सेस को ऑब्ज़र्व किया जाए तो यहाँ पर 3 फोर्सेस हमें नज़र आती हैं। ये साइकिल अगर मूव कर रही है तो मूव करते हुए इसके ऊपर 3 फोर्सेस जो हैं वो अप्लाई हो रही होंगी। पहली फोर्स, अगर बाईसाइकिल मूव कर रही है इस डायरेक्शन, अगर बाईसाइकिल इस डायरेक्शन में मूव कर रही है यानी कि इस तरफ आ रही है, तो एक एयर रेजिस्टेंस मौजूद होगी जो कि इस साइकिल को पुश बैक कर रही होगी। एक और फोर्स होगी जो कि टायर और ग्राउंड के साथ जहाँ पर इनकी कांटेक्ट है वहाँ पर मौजूद होगी, उसका नाम होता है फ्रिक्शन। एक फोर्स जो कि एयर रेजिस्टेंस के नाम से है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, और एक फोर्स है फ्रिक्शन। ये 2 फोर्सेज हैं। तीसरी फोर्स भी यहाँ पर होगी। जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ कोई भी बॉडी जब ग्राउंड पे मौजूद होती है तो उसके ऊपर एक फोर्स मुसलसल अप्लाई हो रही होती है, उसका नाम होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। न्यूटन्स ने ये बात कही कि न्यूटन ने ये कहा कि जब हम तमाम तर फोर्सेस को माइनस कर दें, यानी कि हमारे पास जो एयर रेजिस्टेंस है वो भी ख़त्म करें, फ्रिक्शन है वो भी ख़त्म कर दें, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये भी ख़त्म कर दें, तमाम तर जो फोर्सेस हैं वो तमाम फोर्सेस को हम ख़त्म कर दें, तो यहाँ पर जो बाईसाइकिल है जो मोशन परफॉर्म कर रही होगी तो वो कंटिन्यूसली मोशन परफॉर्म करती रहेगी। या अगर बाईसाइकिल स्टेट ऑफ रेस्ट में है, मोशन नहीं कर रही बल्कि क्या कर रही है,
रेस्ट में है, यानी कि रुकी हुई है, कोई मूवमेंट नहीं कर रही, तो वो बाईसाइकिल जो है वो रेस्ट की हालत में ही रहेगी। कब तक? जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। तो आप सब ने फर्स्ट ईयर में और मैट्रिक में न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, जिसका मैंने स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है, एवरी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में है या वो मोशन परफॉर्म कर रहा है तो वो उस हालत में हमेशा रहेगा। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए। सपोज करें बाईसाइकिल है, बाईसाइकिल मोशन परफॉर्म कर रही है, अगर हमने इसको रोकना है तो हम इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। एक्सटर्नल फोर्स कौन सी हो सकती है? आप ब्रेक अप्लाई कर देंगे। जब आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो साइकिल रुक जाएगी, तो आपने एक चीज़ का सहारा लिया, हेल्प ली। वो चीज़ कौन सी थी? वो एक्सटर्नल फोर्स ही थी जिसकी वजह से बॉडी जो मोशन परफॉर्म कर रही थी वो रेस्ट की हालत में आ गई। इसी तरीके से एयर रेजिस्टेंस, जो मैं आपको कह रहा था बार बार कि तीन चीज़ें अगर मैं ख़त्म कर दूं तो न्यूटन्स ने ये लॉ इसीलिए पेश किया था कि हम अगर तमाम तर एक्सटर्नल फोर्सेस ख़त्म कर दें तो जो मोशन कोई ऑब्जेक्ट या मोशन जो है वो कोई भी बॉडी परफॉर्म कर रही होगी तो वो परफॉर्म करती रहेगी। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए। एक्सटर्नल फोर्स मैंने बात करी ब्रेक की, अगर मैं ब्रेक ना लगाऊं बल्कि एयर रेजिस्टेंस को मैं अप्लाई कर दूं, यहाँ पर एयर मौजूद हो वहाँ पर, तो आप सबको पता है कि साइकिल एक टाइम के बाद रुक जाएगी, मतलब ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जा रही है। तो मैं यहाँ पर कहूँगा गैलीलियो ने जो बात कही कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक मोशन परफॉर्म करता रहेगा एक टाइम तक और उसके बाद वो रेस्ट की हालत में आ जाएगा, लेकिन इसने वो जो टाइम के बाद रेस्ट में आना है बॉडी को वो नहीं बताया कि बॉडी रेस्ट में आ जाएगी, वो क्यों आ जाएगी। इस बात को न्यूटन ने बता दिया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी मूव कर रही हो या रेस्ट में हो और अगर उसको आपने वो बॉडी जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो मोशन परफॉर्म करती रहेगी या वो रेस्ट में रहेगी, तब तक न्यूटन ने कहा कि जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई ना कर दें तब तक वो जो उसकी स्टेट है वो स्टेट जो है वो सेम रहेगी, या वो मोशन परफॉर्म करती रहेगी कोई भी बॉडी, या तो वो जो है वो रेस्ट में रहेगी। तो इसको इस तरीके से भी कहा जा सकता है गैलीलियो ने जो लॉ ऑफ मोशन दिया था, न्यूटन ने इसकी मॉडिफिकेशन कर दी। मॉडिफिकेशन का मतलब इसने कहा कि नेचुरल टेंडेंसी है बॉडी के अंदर जो कि मोशन परफॉर्म करते हुए किसी भी बॉडी को रुक जाएगी, वो जो बॉडी रुक जाएगी वो नेचुरल टेंडेंसी है उसकी। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि न्यूटन ने कहा कि अगर आप वो सारी फोर्सेस ख़त्म कर दें तो वो कंटिन्यूसली जो मोशन परफॉर्म करती रहेगी और वो रेस्ट में जो है, अगर वो रेस्ट में बॉडी है तो वो रेस्ट में रहेगी। तो ये चीज़ बताती है कि गैलीलियो ने जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पेश किया था, न्यूटन ने इसको मॉडिफाई कर दिया और हम इस तरीके से इसको कह सकते हैं इट इज़ दी मॉडिफिकेशन फॉर्म जो स्टेटमेंट के तौर पे लिखी हुई है यहाँ पर, और इस स्टेटमेंट को आपने अपनी बुक्स के अंदर पढ़ा है। इसके बाद बात करते हैं न्यूटन ने जब ये लॉ पेश किया तो उसने कहा कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी है और इसके साथ साथ ये लॉ ऑफ इनर्शिया भी है। इस लॉ को हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के नाम से भी जानते हैं और ये लॉ ऑफ इनर्शिया भी है। अब बात करते हैं व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया क्या चीज़ है? तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इनर्शिया क्या चीज़ है? हर मटेरियल की प्रॉपर्टी है। याद रखिएगा इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया का मतलब क्या है? इनर्शिया का मतलब है मटेरियल प्रॉपर्टी। कोई भी मटेरियल लाइक कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है? फोर्स टू प्रेजेंट कंडीशन। फोर्स करती है उस बॉडी को उस हालत में रहने के लिए। मिसाल के तौर पे अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म कर रहा है तो ये इनर्शिया ही होगा जो कि उसको उस कंडीशन में, उस फेज के अंदर रखने में मदद देगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इनर्शिया ही वो प्रॉपर्टी होगी जो कि उस बॉडी को उस स्टेट ऑफ रेस्ट में रहने के लिए मदद देगी। इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल अ पर्सन सिटिंग ऑन अ मूविंग कार। इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज करें आप और आपका एक फ्रेंड दोनों जो है वो एक कार के अंदर जा रहे हैं। आपका दोस्त
जो है वो कार जो है वो ड्राइव कर रहा है, अचानक सामने कोई बंदा आ जाए। जैसे ही कोई पर्सन या कोई भी बंदा, कोई भी शख्स जो है वो आपकी गाड़ी के सामने आ जाएगा, आपका दोस्त फ़ौरन से ब्रेक लगा देगा। ब्रेक लगाने के नतीजे में क्या होगा कि आपका दोस्त और आप अपनी सीट से थोड़ा सा आगे जाएंगे। क्या होगा आपके साथ? आप अज्यूम करें कि आप अपने दोस्त के साथ एक मूविंग कार में बैठे हुए, और मूविंग कार में बैठे बैठे आपको जो है आपके सामने, मूविंग कार के सामने जो है वो कोई शख्स आ जाए और कोई भी पर्सन सामने से गुजरना शुरू कर दे, तो आपका दोस्त जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है, कार ड्राइव कर रहा है, तो फ़ौरन से ब्रेक अप्लाई करेगा। ब्रेक अप्लाई करने के नतीजे में आपने क्या किया? आप थोड़ा सा आगे की तरफ झुके, और जो कार ड्राइव कर रहे थे आपके दोस्त, वो भी आगे की तरफ झुक गए। तो ये जो आपने फील किया कि आपकी बॉडी ब्रेक लगाने के बावजूद आगे चली गई, दैट इज़ नोन एज द इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है कि अगर कोई भी बॉडी मोशन परफॉर्म कर रही है, तो उसकी वो सलाहियत, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, फोर्स टू प्रेजेंट कंडीशन, ये वो सलाहियत होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो वो उसी स्टेट में रहे, और अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं कर रहा बल्कि रेस्ट की हालत में है, तो वो रेस्ट की हालत में ही रहे, दैट इज़ नोन एज द इनर्शिया। यही चीज़ न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहता है कि कंटिन्यूसली जो है वो मोशन में रहेगी बॉडी, या क्या रहेगी? रेस्ट की हालत में रहेगी, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई जब तक ना की जाए। इसको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। कि मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगेन सुन लीजिए। इनर्शिया इट इज़ द मटेरियल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? मटेरियल प्रॉपर्टी, जो कि फोर्स करेगी किसी भी बॉडी को उसकी प्रेजेंट कंडीशन, यानी कि जो उसकी असल हालत जो मौजूद थी उस हालत में रहने के लिए। इसी तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल भी दी कि अगर आप और आपका दोस्त जो है वो किसी कार के अंदर जा रहे हैं और आपके सामने कोई जो है वो शख्स गाड़ी के सामने आ जाए, तो आपका दोस्त फ़ौरन से ब्रेक अप्लाई करेगा। ब्रेक अप्लाई करने के नतीजे में क्या होगा? आप और आपका दोस्त थोड़ा सा आगे की तरफ जाएंगे और थोड़ा पीछे हो जाएंगे। तो ये जो आपने फील करा, दैट इज़ नोन एज द इनर्शिया, और ये आपकी वो प्रॉपर्टी थी जो आपको फोर्स कर रही थी कि आप मोशन में ही रहें। इसके बाद अब हम बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। अब हम चलते हैं अपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। ये भी न्यूटन ने ही जो है वो दिया था। इस लॉ के अंदर उसने क्या चीज़ हमें बताई, उसको हम देखते हैं। देखें भाई, इसके अंदर जो है वो तीन चीज़ों के अंदर रिलेशन, तीन वेरिएबल्स के अंदर जो है वो रिलेशन हमारे पास मौजूद है, फोर्स, एक्सेलरेशन एंड मास। यहाँ पर मास कांस्टेंट उसने नहीं रखा, यहाँ पर एक डिफरेंट कांस्टेंट यूज़ किया जाएगा, उसको भी हम देखेंगे जब हम इसके फॉर्मूले को ड्राइव कर रहे होंगे। अब हम चलते हैं अपनी इसकी डिस्क्रिप्शन की तरफ, जो कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की डिस्क्रिप्शन है। आपके सामने यहाँ पर दो बॉडीज़ टॉप पे मौजूद हैं और बॉटम पे भी दो बॉडीज़ मौजूद हैं। पहले मैं बात करता हूँ टॉप पे जो आपके पास दो बॉडीज़ मौजूद हैं उसकी। यहाँ पर देखें, एक शख्स है, सपोज़ करें ये एक छोटा बच्चा है, इसके हाथ में एक बॉल दे दी जाती है और इसको बोला जाता है कि इसको थ्रो करो। तो आप सबको पता है कि जब ये छोटा बच्चा इस बॉल को, यानी कि मैं अंडर 10 या अंडर 12 एज के जो बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, जब ये इस बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा तो यहाँ पर ये बॉल जो है वो कुछ एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस करेगी और ये सर्टेन डिस्टेंस के बाद जाके गिर जाएगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर बॉल के ऊपर जो है वो इस बच्चे ने फोर्स अप्लाई करी और इस बॉल के अंदर कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई और उसके नतीजे में क्या हुआ कि ये बॉल कुछ डिस्टेंस के बाद जाके गिर गई। ठीक है, अब देखते हैं इस वाली फिगर को। इस वाली फिगर में देखें, जो यहाँ पर शख्स मौजूद है, अब ये छोटा बच्चा नहीं बल्कि ये एक समझ लें क्रिकेटर है और ये एक एथलीट है जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है। जब इसके हाथ में यही बॉल दी जाएगी और इसको बोला जाएगा कि थ्रो करे बॉल को, तो यहाँ पर जब वो ये एथलीट या क्रिकेटर इस बॉल को फोर्स लगा के थ्रो करेगा तो ये कुछ एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस करेगी बॉल। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के नतीजे में ये सर्टेन डिस्टेंस भी कवर करेगी। जैसे ये सर्टेन डिस्टेंस कवर करेगी तो यहाँ पर कुछ दूर के बाद, यहाँ यानी कि जहाँ पर इस छोटे वाले बच्चे की बॉल गिरी होगी, इससे काफ़ी दूर जो है जाके बॉल जो है वो गिरेगी। आपने यहाँ से क्या चीज़ जो है वो ऑब्ज़र्व करी, यहाँ जो छोटा बच्चा मौजूद है, यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, यहाँ एक्सीलरेशन कम प्रोड्यूस हुई। यहाँ इस क्रिकेटर ने जो बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई करी वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करी, इसके नतीजे में जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुई वो कैसी हुई, ज़्यादा हुई। तो मैं ये कह सकता हूँ
अगर फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी बॉडी के ऊपर कम अप्लाई की जाएगी तो एक्सीलरेशन भी कम प्रोड्यूस होगी, और अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स ज्यादा अप्लाई की जाएगी तो वहां पर एक्सीलरेशन भी कैसी होगी, ज्यादा प्रोड्यूस होगी। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी F। यहां पर एक्सीलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है F के, मतलब एक्सीलरेशन बढ़ाएं, फोर्स बढ़ाएं, एक्सीलरेशन बढ़ जाएगी, फोर्स कम कीजिए, एक्सीलरेशन भी कम हो जाएगी। अब बात करते हैं इस बॉडी की। यहां पर बॉडी सेम है लेकिन मास यानी कि जो बॉल है वो डिफरेंट है। सपोज करें इस वाली बॉडी के पास जो बॉल है वो एक क्रिमिच की बॉल है, टेनिस बॉल है। इस बॉडी के पास जो बॉल मौजूद है ये टेनिस बॉल नहीं बल्कि सपोज करें फुटबॉल लाइक बॉल मौजूद है इसके पास, और इसने इस बॉल को हाथ से थ्रो करना है, ठीक है। यहां पर देखें, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, यहां पर पर्सन यानी कि जो शख्स मौजूद है वो सेम है दोनों फिगर्स में, यहाँ पर्सन डिफरेंट था। यहाँ पर जो पर्सन मौजूद है, शख्स मौजूद है, कोई भी बंदा मौजूद है वो सेम है, लेकिन यहाँ पर जो बॉल है जिसको थ्रो किया जाएगा उसका जो मास है यानी कि लाइक इसमें टेनिस बॉल होगी और इसके अंदर जो बॉल होगी वो एक जो है वो फुटबॉल लाइक बॉल होगी। तो यहाँ पर जो मास है वो कम है, यहाँ पर जो मास है वो ज़्यादा है। अब मैं इसको बोलता हूँ कि फोर्स अप्लाई करे और बॉल को फेंके, तो आप जो है वो देखिए यहाँ पर जब इसकी बॉल इस बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई की गई तो एक्सीलरेशन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई, लेकिन इस बॉल का जो मास है वो कम था। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बॉल के ऊपर जब फोर्स अप्लाई की जाएगी तो यहाँ पर एक्सीलरेशन कम प्रोड्यूस होगी, क्योंकि यहाँ पर अब टेनिस बॉल नहीं बल्कि एक दूसरी बॉल है जिसका मास बनिस्बत इस बॉल के ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए मास ज़्यादा है, एक्सीलरेशन कम प्रोड्यूस हुई, यहाँ पर मास कम है, एक्सीलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस हुई। तो यहाँ से भी हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं जो कि मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सीलरेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। एक्सीलरेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। मैं पहले जो ऊपर वाली फिगर्स हैं इससे जो मैंने कंक्लूजन निकाला उसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ, और जो यहाँ पर मैंने इससे कंक्लूजन निकाला इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। अब जब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देते हैं। जब हम कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने के नतीजे में क्या होगा, एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनलिटी का साइन F अपॉन m, एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनलिटी का साइन और F अपॉन m। देखें यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने यहाँ पर लिखा है कंबाइन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, मैंने यहाँ नहीं लिखा। उसकी वजह ये कि आपको ये ड्राइव करने को नहीं आएगा, मैं आपको यहाँ पर सिर्फ समझा रहा हूँ। आपके पास जो चीज़ आएगी एज अ क्वेश्चन वो सिर्फ रिजल्ट होगा जो यहाँ से मैं निकाल के आपको दूंगा। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ ये दो इक्वेशंस को लाइक इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मैंने कंबाइन करा है, तो मेरे पास ये रिलेशन आ गया। आप सबको पता है जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो वहाँ पर इज इक्वल्स टू और सम कांस्टेंट आता है अकॉर्डिंग टू मैथ्स। तो यहाँ पर A इज इक्वल्स टू के एफ ओवर m। ये यहाँ पर एक आपको जो है वो नज़र आ रही होगी, एक शक्ल मौजूद है, शक्ल नज़र आ गई कि यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा और इज इक्वल्स टू और सम कांस्टेंट आ गया। अब इसके बाद अगर मैं इसको कुछ चेंज करना चाहूँ तो ये हो जाएगा m डिवाइड हो रहा है वहाँ तक मल्टीप्लाई m a इज इक्वल्स टू के एफ, और अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए f यहाँ पर है, मैं यहाँ ले आऊँ तो ये हो जाएगा f, तो k इज इक्वल्स टू एम ए ओवर एफ हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर ये कांस्टेंट है तो इसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू भी होगी और इसका कोई पर्टिकुलर यूनिट भी होगा। तो सबसे पहले चलते हैं इसकी वैल्यू की तरफ, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखें मास का यूनिट क्या होता है, मास का यूनिट होता है केजी और एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो आप सबको पता है कि फोर्स का यूनिट भी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इज इक्वल्स टू के। आप सबको पता है क्या कि फोर्स का जो यूनिट है वो भी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मास का यूनिट केजी, एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप यहां पर देख सकते हैं केजी से केजी कैंसिल, एम से एम कैंसिल, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा, के की जो वैल्यू यहां पर आई वो आई 1।
याद रखिएगा, आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन में के की क्या वैल्यू थी। अगर यहां से कोई यूनिट नहीं निकला, कोई यूनिट नहीं निकल पाया, तो के की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। याद रखिएगा, के की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। इसके बाद चलते हैं, अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूं के की वैल्यू 1, कौन सी वाली, इस वाली इक्वेशन में, तो a इज इक्वल टू के एफ अपॉन एम एंड एम a इज इक्वल टू के एफ और एम ए ओवर एफ इज इक्वल टू के। और आप सबको पता है, बल्कि ये नहीं लिखे आप, एफ आपने के की वैल्यू क्या निकाली, 1 निकाली। अगर आपने 1 निकाली तो आप यहां पर 1 पुट कर दीजिए, के इज इक्वल टू 1 एफ। और मैथ्स कहती है कि अगर आपके पास कहीं भी 1 लिखा हुआ हो तो आप उसको लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर 1 नहीं लिखा जाता, आपने एम ए इज इक्वल टू एफ और एफ इज इक्वल टू एम ए। ये आपके पास सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की फॉर्म आ गई, जो आपने मैट्रिक में भी और फर्स्ट ईयर बुक के अंदर भी शेप देखी थी, शक्ल देखी थी, वो यही थी कि f इज इक्वल टू एम ए। लेकिन ये आया कहाँ से था, वो इस तरीके से आया था कि k की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। अगेन दिखा रहा हूँ मैं आपको कि यहाँ पर हमने वैल्यू निकाली k की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, m की वैल्यू हमने रखी किलोग्राम, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फोर्स की जो वैल्यू होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सारे यूनिट्स एक दूसरे से कैंसिल हो गए, तो k की वैल्यू क्या निकली, 1। हमने इस k की वैल्यू को हमने पुट किया यहाँ पर, तो हमारे पास f इज इक्वल टू एम ए आ गया, और ये हमारा रिजल्ट है, f इज इक्वल टू एम ए। आई होप कि आपको ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन की जो टोटल जो डिस्क्रिप्शन है वो समझ में आ गई होगी, डिटेल्स आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। अब हम बात कर रहे हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। इससे तो आप बहुत ही फैमिलियर होंगे। ये क्यों आप इससे ज़्यादा फैमिलियर होंगे, क्योंकि आप सबको इसकी एक एग्जाम्पल बताई जाती थी, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद डिस्कस करूँगा। सबसे पहले इसके स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन वो स्टेटमेंट आपको याद है। स्टेटमेंट क्या था, फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल रिएक्शन इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है, और वो जो एक्शन का रिएक्शन है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है, लेकिन डायरेक्शन उसकी अपोजिट होती है। आपको आपके टीचर्स ने एक एग्जाम्पल दी होगी कि अगर आप किसी को थप्पड़ मारें तो वो आपको जवाब में जो है वो थप्पड़ ही मारेगा। वो रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन है और मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन जो है लेकिन चेंज हो गई। पहले आपने उसको मारा है, अब वो आपको मार रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई एग्जाम्पल मैं नहीं दे रहा, बल्कि आपको क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेना है, तो कॉन्सेप्ट देखिए किस तरीके से। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। सपोज करें आप ये मौजूद यहाँ पर है और आपके सामने एक दीवार मौजूद है, बॉल मौजूद है। अब आपके हाथ में बॉल भी मौजूद है। आप बॉल को बॉल की तरफ थ्रो करते हैं, और थ्रो करने के नतीजे में क्या होगा, बॉल जाएगी बॉल पे टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगा, बॉल आपके हाथ में वापस आ जाएगी। तो आप यहाँ पर कुछ चीज़ें सब ऑब्जर्व करें कि हुआ क्या। आपने बॉल को थ्रो किया बॉल की तरफ, ये आपका था एक्शन। रिएक्शन में क्या रिएक्शन क्या हुआ, बॉल ने भी बॉल को आपकी तरफ फेंक दिया, तो ये था रिएक्शन। यहाँ आप देखें, जितनी फोर्स से आप बॉल फेंकते हैं यानी कि एक्शन परफॉर्म करते हैं, उतनी ही फोर्स से बॉल वापस आ जाएगी, जिसको हम कहते हैं रिएक्शन। ये था मैग्नीट्यूड जो कि सेम था, कि जितनी ताकत से आप बॉल फेंकेंगे उतनी ताकत से बॉल वापस आ जाएगी। डायरेक्शन यहाँ पर देखें, जो न्यूटन ने अपने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कहा था कि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, वो किस तरीके से हुई, पहले आपकी तरफ से बॉल दूर जा रही है एक्शन में, लेकिन आपके बाद जो रिएक्शन है, उसके बाद जो रिएक्शन एक्शन के बाद परफॉर्म हुआ है, रिएक्शन में बॉल अब आपकी तरफ आ रही है। तो ये यहाँ पर आपको नजर आ गया, अपोजिट डायरेक्शन हो गई, पैरेलल भी नहीं है, डिफरेंट भी नहीं, बल्कि अपोजिट का वर्ड बहुत आप ज़रूरी तौर पे याद रखिएगा। अपोजिट का मतलब है अगर आपने बॉल सीधी तरफ यानी कि अपने सामने फेंकी है तो आप बॉल जो है वो आपकी तरफ आएगी, अगर आपने बॉल ऊपर फेंकी है तो बॉल नीचे की तरफ आएगी। ये था न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसको मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया। इससे पहले हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखा, उसके बाद सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखा। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर हमने फॉर्मूला ड्राइव किया। फॉर्मूला ड्राइव करने को नहीं आता, के की वैल्यू आपको याद रखनी है, इसलिए मैंने यहाँ पर ड्राइव करवाया। उसके बाद मैंने न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो आपको बताया।
यहाँ पर न्यूटन्स के जो है वो लॉज ऑफ मोशन जो है वो ख़त्म हो गए और हमारा जो लॉज ऑफ मोशन का टॉपिक था वो भी ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग। ये आपने फर्स्ट ईयर में ही चैप्टर नंबर 3 के अंदर देख चुके हैं, जिसके अंदर आपने एक्सीलरेशन को फाइंड आउट किया था, टेंशन इन स्ट्रिंग आपने फाइंड आउट किया था। इसके दो केसेस थे। पहले वाले केस में दोनों बॉडीज़ हैंग हुई हुई थी वर्टिकली, और सेकंड केस के अंदर जो है वो एक बॉडी हैंग हुई हुई थी वर्टिकली और सेकंड बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मौजूद थी। यानी कि यहाँ पर एक बॉडी यहाँ पर जो है वो हैंग है और यहाँ पर दोनों बॉडीज़ यहाँ पर हैंग आपको नज़र आ रही हैं। आपने इसकी डेरिवेशन जो है वो फर्स्ट ईयर में करी थी, बट यहाँ पर आपने कोई डेरिवेशन नहीं करनी, बल्कि क्या करना है, यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ से आपने फॉर्मूला क्या निकाला था। अब जाहिर सी बात है बहुत सारे फार्मूलाज हैं आपके पास फिजिक्स के अंदर भी, और दूसरे सब्जेक्ट की जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको फॉर्मूला याद रखने के लिए बहुत मुश्किल होती है। तो मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बता रहा हूँ जिसके ज़रिए आप यहाँ पर जो फॉर्मूलाज आपने निकाले थे, फाइंड आउट किए थे बाय थ्रू डेरिवेशन, एक लंबी सी एक डेरिवेशन थी जिसके बाद आप एक्सीलरेशन निकालते थे बॉडीज़ की, टेंशन इन स्ट्रिंग निकालते थे, और आपने यहाँ पर भी ऐसे ही काम किया था। लेकिन अब आपको यहाँ पर डेरिवेशन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने बस वो टिप्स याद रखनी है जिसके ज़रिए आपको ये फॉर्मूलाज खुद ब खुद याद हो जाएंगे। चलें भाई उन टिप्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एक्सीलरेशन ऑफ बॉडीज़ और टेंशन इन स्ट्रिंग। यहाँ भी मैंने ये लिखा हुआ है एक्सीलरेशन ऑफ बॉडीज़ एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। केस नंबर 1 क्या था हमारे पास, व्हेन बोथ बॉडीज मूव्स वर्टिकली। दोनों बॉडीज किस तरीके से मूव कर रही हैं, वर्टिकली। दोनों बॉडीज वर्टिकली जो है वो हैंग हुई हुई हैं और ये मूव कर रही हैं। तो यहाँ पर देखें दोनों बॉडीज जो है यहाँ पर नीचे की तरफ हैंग हुई हुई हैं। तो यहाँ आपने एक काम करना है जो कि तमाम तर फॉर्मूलाज के लिए आप करेंगे। एक चीज़ आपने डिवाइड का सिंबल बनाना है, यहाँ भी बना दीजिए, और इन दो फॉर्मूलाज के अंदर भी बना दीजिए। डिवाइड का सिंबल आपने बना दिया। अब डिवाइड का सिंबल बनाने के बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपल ये करना है कि जो डिनोमिनेटर होता है यानी कि नीचे वाली वैल्यू होती है वो तमाम चारों फॉर्मूले की सेम है, तो आपने वो लिख लेना है। जैसे लाइक m1 प्लस m2, ये आप याद रखिएगा कि चारों फॉर्मूलाज में जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो सेम है। यहाँ भी वही लिख लीजिए m1 प्लस m2, यहाँ पर भी लिख लिया, यहाँ पर भी यही कर दीजिए m1 प्लस m2 एंड m1 प्लस m2। ये करने के बाद आपने क्या करना है, इन फॉर्मूलाज को दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस स्टेप को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, आप देख लीजिएगा। चारों फॉर्मूलाज के डिनोमिनेटर में एक सेम वैल्यू आएगी जो कि है m1 प्लस m2 और यहाँ भी m1 प्लस m2 और m1 प्लस m2 आएगी। इसके साथ साथ आपने एक और चीज़ करनी है कि नॉमिनेटर में यानी कि ऊपर जो है वो तमाम यानी चारों फॉर्मूलाज में g की वैल्यू लिख दें आप, g एंड g। आपने ये चारों फॉर्मूलाज के अंदर आपने ये चारों चीज़ें कर ली कि m1 प्लस m2 डिनोमिनेटर में लिखा, यहाँ भी और इस तरफ भी। g की वैल्यू आपने ऊपर लिख ली। अब आप क्या करें, इनके साथ ब्रैकेट बना दीजिए। अब क्या करना है, अब गौर से सुनिएगा। देखें यहाँ पर दो बॉडीज हैं हैंग हुई हुई हैं वर्टिकली। अब जो दोनों बॉडीज हैंग हुई हुई हैं वर्टिकली, आपको कॉन्सेप्ट पता है, एक का मास ज़्यादा है जिसको मैंने स्क्वायर शेप बनाई है, एक का मास है कम एज कम्पेयर टू फर्स्ट बॉडी जिसको मैंने ट्रायंगुलर शेप जो है वो दी हुई है। तो फर्स्ट बॉडी का मास ज़्यादा है, सेकंड बॉडी का जो है मास वो कम है। तो यहाँ पर हम लेंगे डिफरेंस लेने का एक तरीका ये है कि बड़े में से छोटी वैल्यू को हम माइनस करते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, m1 एक्सीलरेशन फॉर बॉडीज, एक्सीलरेशन ऑफ बॉडीज के लिए हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे m1 माइनस m2, हम ये लिख लेंगे। मेरी टिप अगेन सुनिएगा कि दोनों बॉडीज हैंग हुई हुई हैं वर्टिकली,
अगर आपके पास केस 1 आता है और केस 1 का आपसे फॉर्मूला पूछा जाए एक्सीलरेशन के लिए, तो एक्सीलरेशन में आपने करना है m1 माइनस m2, यानी कि दोनों बॉडीज हैंग हुई हुई हैं वर्टिकली, एक का मास है ज़्यादा दूसरे का मास है कम, तो आपने नॉमिनेटर में डिफरेंस ले लेना है और डिफरेंस में लेने में आप बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं। अब हम चलते हैं टेंशन इन स्ट्रिंग फॉर केस नंबर 1, जहां पर दोनों बॉडीज हैंग हुई है वर्टिकली। अब आप मुझे बताएं, यहां पर दोनों बॉडीज अगर हैंग हुई है वर्टिकली तो टेंशन दोनों बॉडीज फील कर रही होंगी, एक्सपीरियंस कर रही होंगी। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर दोनों बॉडीज की वजह से स्ट्रिंग के अंदर जो है वो टेंशन मौजूद होगी। तो अगर दोनों बॉडीज की वजह से यहाँ पर टेंशन मौजूद है तो हम लिखेंगे m1 m2, ये हम यहाँ पर लिख देंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ भी करेंगे, अगर दोनों बॉडीज हैंग हुई है वर्टिकली तो यहाँ पर हम 2 का इजाफा कर देंगे, क्योंकि दोनों की वजह से है तो 2 आ गया, और दोनों बॉडीज हैं तो इसलिए यहाँ पर 2m1 m2 आ गया। अब इसके बाद जो है वो जो चीज़ बच जाती है वो होता है इज इक्वल्स टू, और इज इक्वल्स टू ये एक्सीलरेशन है तो एक्सीलरेशन लिख देंगे, ये टेंशन है तो ये टेंशन लिख देंगे। ये फॉर्मूलाज मैंने आपके सामने लिख दिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा सुन लीजिएगा। आपने क्या करना है, चारों केसेस के अंदर डिनोमिनेटर में आपने m1 प्लस m2 लिखना है, m1 प्लस m2 यानी कि नीचे डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 एंड m1 प्लस m2 आपने लिखना है। उसके बाद इसको जो है वो ग्रेविटी यानी कि g की वैल्यू जो है आप पर लिख लेंगे, g यहाँ भी लिख लिया आपने, यहाँ भी लिख लिया, और इसके साथ साथ आपने यहाँ भी लिखा और यहाँ भी लिखा। अगर आप फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट केस के अंदर आपने यहाँ पर दोनों बॉडीज हैंग हुई हुई वर्टिकली देखा है, तो दोनों बॉडीज अगर हैंग हुई हुई वर्टिकली और इसमें से मास यानी कि m1 जो है वो ज़्यादा है और m2 जो है वो कम है, तो मतलब यहाँ पर हम डिफरेंस ले लेंगे दोनों बॉडीज़ का। फर्स्ट बॉडी जो है वो उसका मास ज़्यादा है और सेकंड बॉडी का मास जो है वो कम है, तो डिफरेंस जो है वो बड़े में से छोटी वैल्यू का निकाला जाता है, तो m1 माइनस m2 हम इसलिए लिख देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है टेंशन। टेंशन किसकी वजह से है, यहाँ पर टेंशन है इन दोनों बॉडीज़ की वजह से, दोनों के आपने m1 m2 लिख दिए। उसके साथ आपने क्या काम करना है कि यहाँ पर स्ट्रिंग भी 2 मौजूद हैं, तो यहाँ पर आपने 2 का इजाफा कर दिया, तो ये टेंशन का फॉर्मूला बन गया T इज इक्वल टू 2m1 m2 इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 एंड A इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 ब्रैकेट क्लोज इंटू जी। ये आपके पास फॉर्मूलाज हैं जो आपने याद करने हैं। अब हम चलते हैं केस नंबर 2 की तरफ। केस नंबर 2 में आधा काम तो हमने एक साथ में ही कवर कर लिया है कि हमने m1 प्लस m2 और m1 प्लस m2 और मल्टीप्लाई बाय जी ये हमने लिख लिया है। इसके साथ हमने करना क्या है, इसके बाद हम जो करेंगे, देखें भाई यहाँ पर एक बॉडी है जो हैंग हुई हुई है। कितनी बॉडीज़ हैं, एक बॉडी हैंग हुई हुई है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ m1 लिख देंगे भाई, यहाँ पर क्या लिख देंगे, सिर्फ m1 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस हो रही है वो बॉडी एक की वजह से हो रही है, तो यहाँ पर हम m1 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ही बॉडी हैंग हुई हुई है, तो यहाँ पर हमने m1 लिख दिया। ये फॉर्मूला बन गया एक्सीलरेशन का। इसी के साथ साथ जब हम टेंशन का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो देखें अगेन वही बात जो मैंने यहाँ पर करी, दोनों बॉडीज जो है वो एक स्ट्रिंग के साथ अटैच हुई हुई हैं। अगर दोनों बॉडीज स्ट्रिंग के साथ अटैच हुई हुई हैं तो हम यहाँ पर लिख देंगे m1 m2, जैसा कि हमने यहाँ पर किया था कि दोनों बॉडीज हैंग हुई हुई हैं वर्टिकली, तो यहाँ पर हमने m1 m2 लिख दिया था। लेकिन हम यहाँ 2 का इजाफा क्यों नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि एक बॉडी हैंग हुई हुई है वर्टिकली, 2 बॉडीज नहीं हुई हुई, बल्कि सिर्फ एक बॉडी अगर हैंग हुई है वर्टिकली तो हम यहाँ पर लिखेंगे m1 m2, बस यहाँ पर ये लिख देंगे हम, और ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा टेंशन के लिए। तो आपने जो चीज़ याद रखनी है इन सारे कॉन्सेप्ट से, जो मैंने आपको टिप्स बताएं याद रखने के लिए फॉर्मूलाज, वो अपने माइंड के अंदर बिठा लीजिएगा, बार बार इसको देख लीजिएगा कि ये फॉर्मूलाज किस तरीके से ड्राइव हुए हैं, और आपने ये चारों फॉर्मूलाज जो हैं वो अपने माइंड के अंदर बिठा लेने हैं, क्योंकि आपसे अब डेरिवेशन नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ ये चीज़ें पूछी जाएंगी और इससे रिलेट न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, जो हम अपने टॉपिक्स को कवर करने के बाद न्यूमेरिकल में डिस्कस भी करेंगे। तो आई होप कि आपको ये ट्रिक्स समझ में आ गई होंगी जिसमें मैंने फॉर्मूलाज को याद रखने के लिए मैंने आपको बताई। अब हम चलते हैं इसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोमेंटम। मोमेंटम जैसे मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है,
प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी दैट इज़ नोन एज द मोमेंटम। मैट्रिक क्लास और अगर फर्स्ट ईयर में हमने जो पढ़ी थी इसकी डेफिनेशन वो यही थी जो यहाँ पर लिखी हुई है। लेकिन अब हम चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट की तरफ कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मोमेंटम है क्या चीज़। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है मोमेंटम दैट रिलेट मास इन मोशन। कोई भी मास जब मोशन परफॉर्म कर रहा होता है तो उसके पास मोमेंटम मौजूद होता है। एक और यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने मूविंग बॉडीज़, यानी कि मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। मोमेंटम को आप रिलेट कर सकते हैं मास इन मोशन, यानी कि कोई भी मास हो वो मोशन परफॉर्म कर रहा हो या कोई मूविंग बॉडी हो उसके पास जो अपनी सलाहियत मौजूद होगी उसको हम नाम देते हैं मोमेंटम का। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ। मूविंग बाइक, मूविंग कार, दो आपके पास जो है वो एक आपके पास बाइक मौजूद है और आपके पास एक जो है वो कार मौजूद है। आपसे बोला जाए कि दोनों को आपने रोकना है, दोनों मोशन परफॉर्म कर रही हैं, दोनों मूविंग हैं, तो आपके लिए सबसे आसान क्या होगा, बाइक को रोकना। उसकी क्या वजह है, उसका मास कम है, उसके ऊपर जो फोर्स आप अप्लाई करेंगे वो फोर्स कम लगेगी बनिस्बत कार के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मोशन परफॉर्म कर रही है बाइक या कार मोशन परफॉर्म कर रही है तो उसके पास जो चीज़ मौजूद है, जो सलाहियत मौजूद है, हम उसको कहते हैं मोमेंटम। इसको ये भी बात याद रखिएगा कि मोमेंटम इज़ द प्रॉपर्टी। मोमेंटम जो है वो प्रॉपर्टी है किसकी, मूविंग बॉडीज़ की। मूविंग बॉडीज़, जो भी मूविंग बॉडीज़ होगी उसकी जो प्रॉपर्टी उसके पास मौजूद है, जो वो बॉडी हो रही है उसके लिए उसके अंदर जो है वो एक प्रॉपर्टी मौजूद है और उसका नाम है मोमेंटम। ये डेफिनेशन मैंने लिखी हुई जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये आपके कॉन्सेप्ट में मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। मोमेंटम एक ऐसी चीज़ है जिसको हम रिलेट कर सकते हैं जब मास मोशन परफॉर्म कर रहा हो या मूविंग बॉडीज़ हों, तो ये जो दोनों का पॉइंट हैं वो रिलेट करते हैं मोमेंटम से। जो बॉडीज़ मोशन परफॉर्म करें या मास हो मूविंग जो मोशन परफॉर्म कर रहा हो तो उनके पास मोमेंटम अपना मौजूद होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बता दिया कि मूविंग बाइक और मूविंग कार। याद रखिएगा मोमेंटम भी डिपेंड करता है मास के ऊपर। मास अगर ज़्यादा है, मास अगर कम है तो मोमेंटम ज़्यादा होगा उसके पास जिसका मास ज़्यादा होगा। इसके बाद ये पॉइंट भी याद रखिएगा जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मोमेंटम इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मूविंग बॉडीज। मोमेंटम इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मूविंग बॉडीज। मूविंग बॉडीज की ये प्रॉपर्टी है क्या, मोमेंटम। ये डेफिनेशन मैंने लिखी हुई जो आप पढ़ के आ चुके हैं। इसके बाद हम चलते हैं इसकी डायरेक्शन के ऊपर। तो याद रखिएगा मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट टू राइट मूव करवाया है और उसके अंदर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो लेफ्ट टू राइट ही है तो मोमेंटम भी वेलोसिटी की डायरेक्शन के साथ साथ लेफ्ट टू राइट ही होगा। याद रखिएगा जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी मौजूद होगी उसी डायरेक्शन के अंदर मोमेंटम भी मौजूद होगा। उसके बाद इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट इसका निकालना बहुत आसान है। अब आपको यूनिट निकालना आ जाना चाहिए। तो देखिए किस तरीके से इसका यूनिट निकाल सकते हैं। मास का यूनिट होता है किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम का एक यूनिट तो ये है जो कि आप पढ़ के आ चुके हैं कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड। लेकिन इसका एक और यूनिट भी होता है, वो क्या होता है वो देखिए। मोमेंटम का फॉर्मूला आपके पास ये है, मैं अगेन लिख देता हूं, एम वी। ये है आपके पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अगर मैं आपसे कहूं कि आप यहां पर सेकंड से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाएं, मैथ का रूल है अगर किसी चीज से आप मल्टीप्लाई करवाएं तो उसी चीज के साथ आपने डिवाइड भी करवाना होता है। तो यहां पर अगर मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय सेकंड तो यहां पर जो चीज निकलेगी वो होगी किलोग्राम डिवाइडेड बाय सेकंड मल्टीप्लाई बाय सेकंड। बेसिस आर सेम, पावर विल बी एड। तो यहां पर हो जाएगा सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेकंड। ये मैंने यहां पर करा, क्या किया मैंने, मैं दोबारा जो है बता देता हूं। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एमवी। मास का जो यूनिट है वो है किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। मैंने यहां पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया सेकंड से, तो मेरे पास डिनोमिनेटर में बेस सेम थी, मैंने पावर को ऐड करवा दिया, सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेकंड। अब यहां पर आपको नजर आ रहा होगा ये चीज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक चीज के बराबर होता है। किस चीज के बराबर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन। ये बराबर होता है 1 न्यूटन के। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि P इज इक्वल्स टू
न्यूटन सेकंड। सेकंड यहाँ पर अलग था, मैंने उसको एज इट इज लिख दिया। तो यहाँ पर जो मोमेंटम का सेकंड यूनिट है वो भी मैंने आपको बता दिया कि मोमेंटम का सेकंड यूनिट है न्यूटन सेकंड। ये एक यूनिट है इसका, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और एक ये यूनिट है न्यूटन सेकंड। ये आपसे जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट पेपर में बहुत दफ़ा ये सवाल आ चुका है कि द सेकंड यूनिट ऑफ द मोमेंटम इज डैश। तो मोमेंटम का जो सेकंड यूनिट है वो कौन सा होगा? न्यूटन सेकंड होगा। पहला यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और हमने देखा कि हमने जब सेकंड से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया तो ये चीज़ हमारे पास 1 न्यूटन के बराबर आई। हमने इस पूरी जगह पर, ये वाली इस पूरी जगह पर हमने न्यूटन रखा और सेकंड अलग रखा, तो मोमेंटम का यूनिट हो गया न्यूटन सेकंड। दिस इज द सेकंड यूनिट ऑफ द मोमेंटम। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए, सेकंड लॉ ऑफ मोशन मैंने आपको बता दिया कि उसके अंदर जो रिलेशन था बिटवीन 3 वेरिएबल्स, एक्सीलरेशन और फोर्स और मास। यहाँ पर हमने जो रिलेशन देना है वो देना है मोमेंटम एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि हमने एक यहाँ पर फॉर्मूला ड्राइव करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि रिलेशन मौजूद है मोमेंटम का और सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। देखिए भाई, यहाँ पर इसको ड्राइव करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक जो है वो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाई है, वो देखिए कि ये मास मौजूद है यहाँ पर, और ये यहाँ पर मास जो है वो रेस्ट की हालत में मौजूद है। इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है। तो जैसे इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाएगी तो ये कुछ डिस्टेंस कवर करके यहाँ पर चला जाएगा। मतलब क्या हुआ? इसके पास इनिशियल वेलोसिटी मौजूद थी जो कि 0 थी। अब इसने कुछ जो है वो मूवमेंट करी यहाँ से यहाँ तक, यानी कि अपना पॉइंट यहाँ से यहाँ गया तो पॉइंट चेंज हो गया। ये पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ गया, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कुछ टाइम भी लगा होगा। अगर कुछ टाइम लगा है, वेलोसिटी में चेंज आ गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पर एक चीज़ प्रोड्यूस हो जाएगी, दैट इज नोन एज दी एक्सीलरेशन। यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन नंबर 1 के बाद अब हम चलते हैं इसके ऊपर एक और चीज़ देखने के लिए। यहाँ पर मैंने जो मास के ऊपर फोर्स अप्लाई करी जिसकी वजह से यहाँ पर मोशन परफॉर्म हुई, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स का भी बहुत ज़्यादा अमल दखल है। तो यहाँ पर फोर्स मौजूद है। फोर्स अगर यहाँ मौजूद है, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो गई, मास भी मौजूद है, तो मैं यहाँ पर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर सकता हूँ। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, एफ इज इक्वल टू एम ए से मैंने यहाँ पर ए को सेपरेट किया और एफ अपॉन एम मैं यहाँ पर निकाल चुका हूँ। अब इसके बाद मैं कर रहा हूँ कंबाइन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंबाइन करूंगा तो मेरे पास जो चीज़ आएगी वो आएगी एफ अपॉन एम इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैंने इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर जो लिखी हुई है और इक्वेशन नंबर 2 जो यहाँ पर लिखी हुई है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मैंने कंबाइन करवाया है। कंबाइन करवाने के नतीजे में जो मेरे पास इक्वेशन आई वो ये आई एफ अपॉन एम इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा रहा हूँ, एफ क्रॉस टी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस वी आई। एफ क्रॉस टी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस वी आई। यहाँ पर मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाई। अब जो m की वैल्यू है मैं उसको ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, f इज टू टी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने m की वैल्यू को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब यहाँ पर देखें, ये अगर सिर्फ मैं इसकी और इसकी बात करूँ तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी दैट इज नोन एज द मोमेंटम। लेकिन इस मोमेंटम के साथ हम F भी लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर V के साथ लगा हुआ है F, यानी कि मोमेंटम दैट बिलोंग्स टू फाइनल माइनस ये mv लिखा हुआ है और I की वजह से हम लगाएंगे P, कैपिटल P जो कि शो करता है मोमेंटम को, और I जो है वो इनिशियल हो गया, F यहाँ पर एज इट इज रह गया क्रॉस T। मल्टीप्लाई हो रहा है F, डिवाइड में ले जाएं तो यहाँ पर हो जाएगा F इज इक्वल्स टू पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाय टी। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि F इज इक्वल्स टू पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाय टी। P इज द मोमेंटम, ये भी मोमेंटम है, ये फाइनल मोमेंटम, ये इनिशियल मोमेंटम, और यहाँ पर टाइम लिख दिया। अब मैं यहाँ पर जो लिख रहा हूँ वो देख लीजिए,
मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ चेंज, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस, इसका मतलब ये हो गया चेंज किन के दरमियान, मोमेंटम के दरमियान, डिवाइडेड बाय टी। तो यहाँ पर F इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टी, मतलब हुआ चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज नोन एज ए मोमेंटम। और एक और चीज़, यहाँ पर जो फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन बनता है मैथमेटिकल फॉर्म में, वो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि F इज इक्वल्स टू डी पी ओवर डी टी। ये जो चीज़ है आपकी, ये आपका होता है डेरिवेटिव, यानी कि आपने मोमेंटम का चेंज लिया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज नोन एज दी चेंज इन मोमेंटम। और फोर्स और मोमेंटम के दरमियान जो रिलेशन आपने ड्राइव करना था, जो प्रूव करना था, वो आपने यहाँ पर प्रूव कर लिया। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा, आपके पास ये पूरी डेरिवेशन नहीं आएगी, आपके पास सिर्फ आपको रिजल्ट बताना होगा कि मोमेंटम का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से क्या रिलेशन है। तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है F इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी। मैं F के ऊपर भी एक एरो शो कर देता हूँ और P के ऊपर भी एक एरो शो कर देता हूँ, बिकॉज इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमने ड्राइव करना था। हमने एक एक्सीलरेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू एम ए से हमने एक्सीलरेशन की वैल्यू को सेपरेट करा और इक्वेशन बनाई। दो इक्वेशन हमारे पास बन गई। उसके बाद हमने यहाँ पर कंबाइन करा, कंबाइन करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाई। यहाँ पर हमने फिर ब्रैकेट से m की वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाया। यहाँ पर हमारे पास मोमेंटम का फॉर्मूला आ गया और यहाँ हमने देखा कि ये जो चीज़ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारे पास बन गई चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसको मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में ही लिख दिया कि F इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी। यहाँ पर हमारा थर्ड लेक्चर कंप्लीट होता है। ये था हमारा MCAT और ECAT की सीरीज़ का थर्ड लेक्चर। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। और अगर इसके हवाले से और सेकंड लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी आपका सवाल है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को और इस लेक्चर को अपने उन तमाम तर स्टूडेंट के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए जो कि MCAT और ECAT की तैयारी कर रहे हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।